क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मॉनिटर के सामने बैठे हों, 1 घंटा 3-5 घंटे कोड लिख रहे हों, समीकरण हल कर रहे हों, कोई दार्शनिक किताब पढ़ रहे हों, स्प्रेडशीट बना रहे हों या दिमाग में जटिल अमूर्त अवधारणाओं को घुमा फिरा रहे हों? उस पल में एक जैविक जीव के रूप में हमारा खुद के लिए कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हम बस एक शुद्ध सॉफ्टवेयर हैं। हम विचारों के शून्य अंतरिक्ष में तैरती हुई एक नग्न बुद्धि हैं। शरीर जैसे गायब हो जाता है, बस एक शुद्ध कार्य बचता है, एक विचार। लेकिन अचानक एक क्लिक, आप एक पल के लिए स्क्रीन से नजरें हटाते हैं, अपने उस हाथ को देखते हैं जिसने ठंडी हो चुकी कॉफी का मग पकड़ रखा है, और उम्मीद के विपरीत आपको एक बेहद अजीब सा अस्तित्वगत एहसास झकझोर देता है। पूरे शरीर में हाथी जितने बड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप अपनी उंगलियों को देखते हैं और अचानक बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं, जरा ठहरिए, लेकिन मैं तो जीवित हूं, मैं एक सोचने वाली चीज हूं जो इस भौतिक शरीर में कैद है। मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो कम से कम एक बार तो आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। उसी पल आपके इस कार्बनिक शरीर का पूरा बोझ आप पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है। आप साफ तौर पर महसूस करने लगते हैं कि कैसे फेफड़े हवा खींच रहे हैं। दिल, वो मूर्ख लेकिन बेहद भरोसेमंद मांसपेशियों का पंप, धमनियों में गर्म खून दौड़ा रहा है। आप अपनी हड्डियों, त्वचा और गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हैं जो आपको कुर्सी से मजबूती से चिपकाए रखता है। और फिर यह अजीब सा एहसास होता है, आप खोपड़ी के अंदर बंद सिर्फ 1.5 किलो का एक अर्ध तरल जेली जैसा पदार्थ है जो इस जटिल मांस के रोबोटिक सूट को नियंत्रित कर रहा है। और अगर ये सूट अभी इसी वक्त सांस न ले या पानी न पिए तो आपका यह पूरा महान मानसिक ब्रह्मांड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर ही प्राथमिक है। शारीरिकता का यह अजीब, लगभग डरावना ट्रिगर लंबे समय तक दिमागी काम करने के बाद ही क्यों सक्रिय होता है? मैंने थोड़ी खोजबीन की और जाना कि विज्ञान के पास इसका एक ठोस जवाब है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा दिमाग न्यूरल नेटवर्क को कैसे संभालता है। जब आप अमूर्त विचारों में गहराई से डूबे होते हैं तो आपके दिमाग में तथाकथित डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय होता है। हमारा दिमाग बड़ा किफायती है, ताकि आप किसी जटिल समस्या को सुलझाने से भटके नहीं। वह संवेदी संकेतों की आवाज को बिल्कुल धीमा कर देता है। वो सचमुच आपके होश के लिए आपके शरीर को कुछ समय के लिए बंद कर देता है। इंट्रोसेप्शन, यानी हमारे शरीर की आंतरिक समझ गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप काम से ध्यान हटाते हैं, कनेक्शन का ढांचा अचानक बदल जाता है। खेल में तथाकथित सेलियंस नेटवर्क आता है। वो आपके सिर के पीछे एक थपकी मारता है और शारीरिक रिसेप्टर्स से मिलने वाले टेराबाइट्स डेटा को वापस आपके होश में लोड कर देता है। सिस्टम का जैसे तुरंत रिबूट होता है और आप चौंक जाते हैं। आप भौतिक दुनिया में अपने होने के सच को दोबारा खोजते हैं। वाह! और यहीं पर रोंगटे खड़े होने के एहसास से उबरते ही हम एक बंद दीवार से टकराते हैं। ठीक है, न्यूरोबायोलॉजिस्ट ने जैसे तैसे ये तो समझा दिया कि दिमाग के स्विच कैसे बदलते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि भौतिक प्रक्रियाएं आखिर मैं के इस व्यक्तिगत एहसास को जन्म कैसे देती हैं। दार्शनिक डेविड चॉल्मर्स ने इसे चेतना की कठिन समस्या कहकर विज्ञान के घाव पर नमक छिड़क दिया। हम एक एक परमाणु के स्तर पर बता सकते हैं कि कैसे फोटोन रेटिना से टकराता है, कैसे तंत्रिका के जरिए विद्युत आवेग दौड़ता है, कैसे सिनेप्स सक्रिय होते हैं। यह आसान काम है, लेकिन ये सारी भौतिकी और रसायन शास्त्र एक आंतरिक सिनेमा घर के साथ क्यों चलते हैं? हम खुद को जीवित क्यों महसूस करते हैं, न कि बिना आत्मा वाले बायो रोबोट या सिलिकॉन के जटिल टुकड़ों की तरह व्यवहार करते हैं? हमने इस मांस के सूट की बनावट का विस्तार से वर्णन करना तो सीख लिया है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं समझ पाते कि इसमें पायलट कैसे आता है। यह काम ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। चलिए सोचने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं। जिस विषय में हम अभी गोता लगाने जा रहे हैं वो सचमुच एक भूल भुलैया है। ये बहुत गहरी है, असल में बिल्कुल असीम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बिना प्रमाण की बातें पसंद नहीं है और मुझे ठोस तथ्य पसंद है। इसलिए इस अस्तित्वगत भौतिक सच्चाई को वास्तव में समझने के लिए एक अच्छे वैज्ञानिक आधार की जरूरत है। इसलिए मैं मूल स्रोतों को पढ़ने की पुरजोर सलाह देता हूं। उदाहरण के लिए डेविड चॉल्मर्स की चेतना की अवधारणा या थॉमस मैटेजिंगर को पढ़ें। उनकी किताब द ईगो टू नो चॉल्वाल बेहद शानदार तरीके से समझाती है कि हमारा दिमाग यह भ्रम कैसे पैदा करता है कि हम एक शरीर के अंदर हैं। और जिस विषय पर हम बस 1 मिनट में बात करने वाले हैं उसे गहराई से समझने के लिए मैं महान रिचर्ड फेनमैन की किताब द कैरेक्टर ऑफ फिजिकल लॉ पढ़ने की बेहद सलाह देता हूँ। इसी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी ने, जिन्होंने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की खोज की और जो खाली समय में स्ट्रिप क्लब जाना पसंद करते थे, ब्रह्मांड में हमारे स्थान की सबसे शानदार तुलना की थी। इन सभी किताबों के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम अपने इस भौतिक शरीर और काम करते दिमाग के साथ चारों ओर देखते हैं और तभी रिचर्ड फेनमैन अपनी उस शानदार तुलना के साथ सामने आते हैं जो हमारी अज्ञानता के दायरे को पूरी तरह बयां करती है। उन्होंने ब्रह्मांड की कल्पना शतरंज के एक विशाल खेल के रूप में करने का सुझाव दिया, जिसे देवता खेल रहे हैं और हम सिर्फ दर्शक हैं। समस्या ये है कि हमने ये खेल कभी नहीं देखा और न ही किसी ने हमें इसके नियम समझाए हैं। हम बस बैठे हैं और बोर्ड को घूर रहे हैं। शुरुआत में ये पूरी तरह से अराजकता जैसा लगता है। लकड़ी के कुछ टुकड़े इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं और देखते रहते हैं, ध्यान से और लंबे समय तक, सदियों दर सदियों। और अचानक हमें एक नियम दिखाई देता है। अच्छा, ये छोटा सा मोहरा प्यादा सिर्फ आगे ही चलता है। हम खुशी खुशी इसे दर्ज कर लेते हैं और इसे मान लीजिए यांत्रिकी का मूल नियम कह देते हैं। फिर हम देखते हैं कि घोड़ा हमेशा एल आकार की एक अजीब छलांग लगाता है। बिंगो, हमने गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व की खोज कर ली। अध्ययन करते हैं। हमने ये अनुमान लगाना सीख लिया है कि मोहरे खास स्थितियों में कैसा व्यवहार करेंगे। हम अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं को देख रहे हैं। हम खुद पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमने असलियत को ही हैक कर लिया है, लेकिन तभी एक पुरानी और सच्ची बात सामने आती है
एक अच्छी कहावत है, पेड़ों के चक्कर में जंगल नहीं दिखता, क्योंकि ये पूरी तरह से सीखने के बाद भी कि ऊंट कैसे चलता है और हाथी सीधे क्यों मारता है, हम असल में कुछ भी नहीं समझते। विज्ञान इस सवाल का शानदार जवाब देता है कि कैसे। हम जानते हैं कि क्वार्टेफियो सवाल के सामने घुटने टेक देती है और खामोश हो जाती है कि क्यों क्यों क्यों, आखिर यह शतरंज का खेल अस्तित्व में ही क्यों है, ये मोहरे किसने बनाए, ये बोर्ड ऐसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं। हम गुरुत्वाकर्षण का एक आदर्श समीकरण बना सकते हैं, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इस वास्तविकता में गुरुत्वाकर्षण आखिर है ही क्यों। जैसा कि दार्शनिक गॉटफ्रीड लाइबनिज ने कहा था, आखिर कुछ होने के बजाय कुछ क्यों है। क्यों? हाँ, हम बेहतरीन विश्लेषक हैं जिन्होंने खेल के नियमों को परमाणु के स्तर तक समझ लिया है, लेकिन हम अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि यह खेल शुरू क्यों हुआ और हम इस मेज पर क्यों बैठे हैं। या कहें कि इसे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि उस प्रकृति का जन्म कैसे हुआ जिसने हमें अरबों वर्षों में इस रूप में इकट्ठा होने दिया। गुरुत्वाकर्षण, परमाणु, क्वार्क, प्रकाश तरंग है या कण। चलिए हमारी वास्तविकता की बुनियादी सेटिंग्स को अलग अक्सर करके समझते हैं। स्थान और समय, हमें लगता है कि हम उन्हें समझते हैं क्योंकि हम हर पल उन्हीं में जीते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा गहरा खोदते हैं ये मजबूत नींव बिखरने लगती है। चलिए समय के चक्र से शुरुआत करते हैं। यह अंतर क्यों है तगीगेचू? इसका जवाब लुडविग बोल्ट्जमैन ने खोजा और यह एक फैसले की तरह लगता है, एंट्रोपी। चलिए एंट्रोपी को परिभाषित करते हैं। यह एक भौतिक मात्रा है जो किसी प्रणाली की तापीय स्थिति और इन स्थितियों में संभावित बदलाव को दर्शाती है। यह आंतरिक अव्यवस्था का पैमाना है। अब थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम को याद करते हैं। ब्रह्मांड लगातार व्यवस्था से अराजकता की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि कहा जाता है, बनाना मुश्किल है, बिगाड़ना आसान। इस बात की संभावना शून्य नहीं है कि एक टूटा हुआ मग खुद ही जुड़कर वापस मेज पर आ जाए, लेकिन यह इतनी कम है कि हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। हम बिखराव के एक अनंत एक तरफा बहाव में बह रहे हैं और यही बिखराव हमारे लिए समय की दिशा तय करता है। समय बस इस बात का एक दुष्प्रभाव है कि हमारे आसपास की दुनिया धीरे धीरे नष्ट हो रही है, ठीक है। और स्थान का क्या? सहज रूप से स्थान हमें जूते के एक खाली डिब्बे जैसा लगता है जिसमें आकाश गंगाओं, तारों और हमें सलीके से रख दिया गया है, बिल्कुल खाली जगह। लेकिन आइंस्टीन अपने सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के साथ आए और उन्होंने आसान शब्दों में समझाया कि स्थान एक भौतिक ताना बाना है जो पदार्थ के वजन से मुड़ता है, खिंचता है और अपना आकार बदलता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कार्लो रोवेली जैसे आधुनिक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अपनी लूप क्वांटम ग्रेविटी की अवधारणा के साथ सबसे बुनियादी चीजों पर सवाल उठाते हैं। वे मानते हैं कि अगर हम वास्तविकता को प्लैंक के पैमाने तक करीब से देखें, यानी ब्रह्मांड के सबसे छोटे पिक्सल पर नजर डालें, तो हमें वहां न तो स्थान मिलेगा और न ही समय, वे वहां हैं ही नहीं। क्वांटम स्तर पर केवल अंतःक्रियाओं की संभावनाओं का एक नेटवर्क होता है एंड स्थान और समय केवल बड़े स्तर पर एक भ्रम की तरह दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तापमान किसी एक परमाणु का गुण नहीं है, बल्कि लाखों अणुओं की बेतरतीब हलचल का परिणाम है। हम ऐसे दृश्यों में रह रहे हैं जो खुद को खुद ही तैयार कर रहे हैं। यह वही है जिस पर आज विज्ञान चर्चा कर रहा है। और इस सारे क्वांटम पागलपन के बाद हम वापस उसी शुरुआती बिंदु पर आ जाते हैं। आप मॉनिटर के सामने बैठते हैं, अपना जटिल प्रोजेक्ट बंद करते हैं, भारी किताब को एक तरफ रखते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं, महसूस करते हैं कि कैसे फेफड़े फैल रहे हैं, कैसे गुरुत्वाकर्षण कंधों पर दबाव बना रहा है। हम दूरबीनों से दिखने वाले ब्रह्मांड के छोर को देखते हैं, हम हैड्रॉन कोलाइडर में परमाणुओं को तोड़ते हैं, हम बेहद जटिल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। हमें इस बात पर बहुत गर्व होता है कि हमने शतरंज के कुछ नियम सीख लिए हैं, लेकिन असल में जितना आगे बढ़ते हैं उलझने उतनी ही बढ़ती जाती हैं। हाँ, आज मुझ पर कहावतों का भूत सवार है। भौतिकी का हर नया खोजा गया नियम बस एक और बड़े अंधेरे कमरे का दरवाजा है जहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। के साथ हमारे संपर्क का दायरा लगातार बढ़ रहा है और जानते हैं क्या? ये अद्भुत है। अपने शरीर को अचानक महसूस करने से होने वाला वही अस्तित्वगत एहसास जिससे हमने शुरुआत की थी, ये सबसे सच्चा एहसास है कि हम कौन हैं। हम पदार्थ का एक टुकड़ा हैं जिसने अनंत काल के पैमाने पर बस एक पल के लिए सवाल पूछने की क्षमता हासिल कर ली है। हम खुद ब्रह्मांड हैं जो इस 1.5 किलो के दिमाग के जरिए खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे इस नजरिए से देखना पसंद करता हूँ। हाँ, हम नहीं जानते कि शतरंज का बोर्ड कहाँ से आया। हाँ, हम पूरी तरह से नष्ट होने वाली एंट्रोपी के बहाव में जी रहे हैं, लेकिन हमारी यही पूरी अज्ञानता ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। यही हमें जीवित रखती है। जब तक हम इस असंभव खेल के सारे नियम नहीं समझ जाते, तब तक हम निश्चित रूप से बोर नहीं होंगे। टेलीग्राम चैनल पर जरूर आएं, वहां सभी मूल लेख और किताबें मौजूद हैं, ताकि आप खुद इस वीडियो के हर विचार को परख सकें। यहाँ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। और अलविदा।